नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। कल ही नीट का रिजल्ट निकला है। जिन घरों में बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, उनके घरों में इसका परिणाम आ गया है। तो अब बच्चे इस सोच में हैं कि उन्हें उन्हें जो मार्क्स हासिल हुआ है, उनका जो नंबर आया है इस परीक्षा में, उस नंबर के आधार पे काउंसलिंग में किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें कि उनको उनका जो कॉलेज वो चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज उनको मिल जाए और फिर उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए। हर साल जब भी ये परीक्षा होती है, यही चिंता बच्चों के सामने होती है और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इसको लेकर परेशान होते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं इसी विषय पर कि मेडिकल कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है उसमें कैसे भागीदारी की जाए और बच्चे क्या सावधानियां बरतें, पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी मार्किंग का ऑप्टिमम फ़ायदा उनको, अधिकतम फ़ायदा उनको मिल सके। और इस पर बात करने के लिए खास मेहमान को हमने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं सुधांशु कुमार जी का। पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं और इस शहर के जाने माने करियर काउंसलर हैं, खासकर मेडिकल के जो छात्र हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं। सर, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रिजल्ट है सर इस बार? इस बार तो रिज़ल्ट पिछले साल से बहुत अच्छा है और बच्चे ने अच्छा स्कोर भी किया है, लेकिन कट ऑफ थोड़ा लो गया है। तो उम्मीद हम करते हैं कि इस बार जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पिछले साल के वनिस्पत इस बार मार्क्स भी थोड़ा नीचे जाएगा। अब आते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया पर। सबसे पहले तो वैसे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने मेहनत किया और अच्छा स्कोर लाया, हाईएस्ट रैंक जो मिड में है। और मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जब रिज़ल्ट पब्लिश हो जाता है, जिनका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को एक प्लान बनाना चाहिए। अगर मान के चलिए, अगर हमारा स्कोर कितना है, सपोज कि एक एग्जांपल हम उठाते हैं 610 अगर किसी का स्कोर है, तो हमें 2 रजिस्ट्रेशन करना है, एक ऑल इंडिया और एक स्टेट में। तो ऑल इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें हमें वो स्टेट प्रेफरेंस देना है जिस स्टेट में हमें लेना है एडमिशन और अच्छे कॉलेज हैं। और दूसरा हमें देखना है, बॉन्ड भी होती है इसमें, हर एक स्टेट में अलग अलग कुछ बॉन्ड्स हैं, तो उसको भी देखना है कि हमें अगर उस बॉन्ड से बचना है तो पहले उसके लिए रिसर्च कर लेना है हमें, उसके बाद एक लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद हमें ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी है। सबसे पहला काम है आप कॉलेज का एक प्लान बना लें, जितने स्टेट्स हैं, जिस स्टेट में जाना है उसको उसकी लिस्ट बनाएं, जहाँ नहीं जाना है उसको स्किप करें। उसके बाद आप कॉलेज को उसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज करें, देन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने में 15-20 दिन लगेंगे, तो उसके पहले वर्कआउट कर लेना चाहिए। मतलब 15 दिनों का समय है सोचने के लिए बच्चों। बिल्कुल। और स्टेट में भी वही है। अगर आप स्टेट में, तो अब लाइक हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉलेजेस नहीं है, तो इसमें सीक्वेंस ऑर्डर अरेंज करना बहुत बड़ी मुश्किल की काम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है कि आप फिर भी आपको प्लान बनाना चाहिए। अगर आपका स्कोर है तो स्कोर के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि टॉप बॉटम में कहाँ रखें और फिर उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। अभी कल जब रिजल्ट आया नीट का, जब सब लोग जाने, तो यहाँ झारखंड के कैडर के आईपीएस हैं आशीष बत्रा साहब, उनके 2 बच्चे ट्विन थे, दोनों ही ने इसकी परीक्षा पास कर। एक बच्चा तो 720 में 715 नंबर, बस नाम है उनका। और जिन 4 बच्चों को देश में 715 नंबर मिले हैं, जिनमें से एक ईशिका या यासिका, मैं अगर कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, तो जिन्हें नंबर 1 घोषित किया गया इंडिया में, तो उनको भी 715 नंबर था। तो बच्चों ने स्कोर अच्छा किया है। झारखंड में जनरली जो पिछले सालों का अनुभव है, तो हालांकि बड़ा बचकाना सवाल है, फिर भी कितना मार्क्स कट ऑफ क्या जाता है? देखिए, झारखंड की बात करें तो गवर्नमेंट कट ऑफ आप मान के चलें, अगर हम फॉर जनरल कैटेगरी की बात करें तो अभी मान के चल रहे हैं कि हम लोग 590-95 के आसपास होगा। अगर हम ये एंड की कट ऑफ बात करें कि स्टे वैकेंसी राउंड तक, तो 595 से 600 तक में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, ये फॉर जनरल कैटेगरी। अगर हम यही बात करें फिर EWS, OBC, तो ये आपको सिनेरियो जो बनेगा वो बनेगा 580-90 के बीच में। और ST SC की बात करें तो SC का कट ऑफ जाएगा, आप मान के चलो 380 से 400 के बीच में। ये अप्रॉक्स एक अनुमान है जो इस साल का सिनेरियो होना है। और जो नेशनल काउंसिल होगी इंडिया की, नेशनल काउंसिल में तो आप मान के चलो 15% सीट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लेना ज़रूरी है बच्चों को कि जो पूरी सीट्स होती है उसमें डिवीज़न कैसे कैसे हैं। जो पूरे स्टेट्स होते हैं इंडिया में, उनकी जो सीट्स हैं वो ऐसे डिवाइड हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% से स्टेट कोटा। तो आप अपने स्टेट में, होम स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 85% के लिए और ऑल इंडिया में 15% के लिए।
अब आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस पे। तो अब काउंसलिंग प्रोसेस पे ये होता है कि अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो पहला बेनिफिट आप ऑल इंडिया कोटा में ले सकते हैं और दूसरा बेनिफिट आप स्टेट कोटा में ले सकते हैं। तो स्टेट कोटा में जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहां आपका डोमिसाइल है, वहां पर 85% भी मिलेगा प्लस रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा, और दूसरा ऑल इंडिया में भी मिलेगा। तो रिजर्वेशन उन दूसरे राज्यों में नहीं, दूसरे राज्यों में आप नहीं ले सकते। ऑल इंडिया से 15% सीट्स में जाएंगे, अदरवाइज आप प्राइवेट कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं, ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स का बेनिफिट है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वो भी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी या कुछ सेलेक्टिव प्राइवेट स्टेट्स हैं जो मानते हैं, अदरवाइज आपको जनरल क्वालिफाइंग करना होगा। जो मार्क्स अभी जनरल क्वालिफाइंग होती है उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे 10-15 दिनों का वक्त है साहब बता रहे हैं, तो इन 15 दिनों में बच्चों को क्या क्या करना है? पहले तो उनको एक लिस्ट बनानी चाहिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर अच्छा स्कोर है तो उनको ये बनाना चाहिए कि हमको बनाना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर स्कोर कम है और बजट उनका है तो फिर प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे प्लान हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का बजट आप 16 लाख से 25 लाख तक ईयरली ट्यूशन फ़ी है। अब कुछ प्राइवेट स्टेट के प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे लो बजट वाले कॉलेज, जहाँ पे ऑल इंडिया ओपन सीट्स हैं, लाइक यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार हो गया, कुछ सम कॉलेजेस केरला में हैं, कुछ आंध्र प्रदेश में हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आप इन कॉलेज को भी सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ कि आप 50 से 70 लाख के बीच में आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, इंक्लूडिंग फूडिंग, लॉजिंग एंड ऑल, ट्यूशन फीस। और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्लान करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे, जैसे लाइक मणिपाल है, ऐसे कॉलेज का अगर प्लान हम कर लें तो अगर बजट है तो हमको डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। और बहुत अच्छा स्कोर और किसी कारणवश 2-4 मार्क्स से आपका छूटता है सरकारी कॉलेज, तो उस स्थिति में आपको कर्नाटक का रुख करना चाहिए। कर्नाटक में अच्छे अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, जैसे लाइक MS रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, केम्पागुड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर, ऐसे अन्य काफ़ी कॉलेजेस हैं जहाँ पे कि आप एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं अगर आप छूटते हैं थोड़े कम मार्क्स से। तो अच्छा, झारखंड में जो कॉलेजेस हैं सरकारी, जी, गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं, जी, इनमें कॉलेजेस के हिसाब से क्या रैंकिंग रहती है? बच्चों को कौन सा ऑप्ट करना चाहिए उनके पास मार्क्स है तो? हाँ, अगर स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होगी उसमें अगर उनको सीक्वेंस अरेंज करना चाहिए तो सबसे पहले रिम्स करना चाहिए, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सीक्वेंस नंबर 1 में रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम अकॉर्डिंग उसमें हॉस्पिटल, प्रोफेसर्स और जो पेशेंट का क्राउड है इसको देख के अपना एक प्लान बनाते हैं। तो उसमें नंबर 1 में रिम्स आना चाहिए, नंबर 2 में आप MGM को ला सकते हैं, नंबर 3 में आप धनबाद ला सकते हैं, नंबर 4 में आप ला सकते हैं पलामू, नंबर 5 में ला सकते हैं दुमका, और नंबर 6 में आप ला सकते हैं फिर वापस आप हजारीबाग मेडिकल कॉलेज। तो जिन बच्चों को एम्स देवघर के लिए करना होगा वो नेशनल काउंसिल से जाएंगे, क्योंकि एम्स गवर्निंग बॉडी अलग है, तो इनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया से होगी पूरी 100% सीट्स के लिए। अब मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है, 15% सीट्स के अलावे कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी काउंसलिंग जो है पूरी 100% सीट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MCC करती है, जिसका वेबसाइट है www.mcc.nic.in। यहाँ पे आप लॉगिन करके देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन यहीं से करना है सारे बच्चों को। काउंसलर की जैसे आप लोग हैं, कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ समझ रहे होते हैं फिर भी क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं है तो लगता है कि नहीं ये वाला तो समझ में नहीं आ रहा है, तब लास्ट मोमेंट में टेलीफोन घुमाना। काउंसलर की कितनी भूमिका है? किस तरह के सवाल लोग आपसे पूछते हैं? बच्चों के सवाल में, पेरेंट्स के सवाल में क्या फ़र्क होता है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, काउंसलर आप इसलिए हायर करते हो, उसका 2-3 बेनिफिट्स है। पहला, कॉलेज सिलेक्शन करने में, काउंसलिंग में किसी भी तरीके का आपको, सपोज कि आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, जो कि अगर कोई काउंसलर अच्छा काउंसलर है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने में आसानी होती है, पहला। दूसरा, वो आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकता है। आप अगर अपना स्टेट बता दो, बजट बता दो, या अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लायक हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज है उसका प्लान करते हैं। तो एक काउंसलर की ये भूमिका होती है। और अब ये रहा क्वेश्चन कि बच्चों का क्या रहता है, बच्चा तो सबसे पहले घबराया रहता है, उनके दिमाग में ये रहता है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिले। उनको ये पता नहीं होता है कि हमारा स्कोर इतना है और हमें ये कॉलेज मिलना चाहिए, उनको लगता है हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, आप कट ऑफ लेते हो 2-3 साल पीछे की, तो कभी कभी हर एक साल वैरी करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर इतना कट ऑफ गया तो इस बार भी उसके ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों का मार्क्स पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि बच्चों, आप अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने लायक है मार्क्स, तो फिर उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे, और प्राइवेट के लायक है तो प्राइवेट का प्लान करेंगे। अब प्राइवेट में सबसे वहाँ पर पेरेंट्स का रोल होता है कि आपका बजट क्या है, और मार्क्स के साथ बजट भी चाहिए, तो फिर हम उसके हिसाब से प्लान करते हैं। और गवर्नमेंट के लिए जो बच्चे हैं उनका तो आप बस यही करोगे कि जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है उनको सीक्वेंस ऑर्डर आप अरेंज करेंगे।
कई बार क्या होता है कि मार्क्स आपने पूरी मेहनत की और एग्जामिनेशन हॉल में आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाए और आपका मार्क्स थोड़ी कम रह गए, और पेरेंट्स अगर सक्षम हैं तो फिर वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ ले जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से होती है? क्या अलग स्टेट्स की अलग अलग तरीके से होती है? अलग अलग फ़ी उसका भरना होता है? क्या प्रक्रिया है पूरी? इसमें ऐसा होता है सर कि अगर MCC की जो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया जो काउंसलिंग करती है, उसके अंदर टोटल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस 15% सीट्स की काउंसलिंग होती है, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी की होती है, उसके साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इन तीनों की काउंसलिंग ऑल इंडिया से होती है। बाकी जो स्टेट की काउंसलिंग है वो हर स्टेट के गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है और गवर्नमेंट इसकी काउंसलिंग करती है। प्राइवेट कॉलेज की भी काउंसलिंग गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन हर स्टेट का अलग अलग अप्लाई करना। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, अगर आप प्राइवेट काउंसलिंग करते हैं तो हर जगह कहीं पर 2 लाख, कहीं 1 लाख, अगर आप जितना मल्टीपल काउंसलिंग करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको सीट मिलने की चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि कोई ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि आपको 100% यहाँ पे सीट मिलेगी। तो आप जितना मल्टीपल काउंसलिंग करें, लेकिन उसको कैसे बैलेंस करें। आपका स्कोर सपोज कुछ है और आप गलती से कुछ हाई फ़ी वाले कॉलेज अरेंज करते हैं और वो आपको अलॉट हो जाता है, तो फिर आपको वो सीट लेना पड़ता है और आपको उससे कम फ़ी वाले कॉलेज मिल सकते हैं। अभी गवर्नमेंट का एक और रूल है, सपोज कि आप मान लो किसी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया, कॉलेज के लिए नहीं, किसी स्टेट के लिए या फिर ऑल इंडिया में अप्लाई किया, तो पहला राउंड जो आपका होता है वो फ्री एग्जिट होता है। उसमें आपका सीट अलॉटमेंट हो गया, बट आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो उस स्थिति में आप स्किप कर सकते हो। लेकिन दूसरे राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको हर हाल में सीट ऑप्ट करना है। अगर ऑप्ट नहीं करते हैं तो जो आपने 2 लाख की या स्टेट में 1 लाख की कहीं सिक्योरिटी वो डिपॉजिट किया, वो फॉरफिटेड हो जाता है। लेकिन कुछ राज्य में ऐसे भी हैं जो पहले बार ही फॉरफिटेड हो जाता है, उसमें यूपी है। उत्तर प्रदेश में क्या है, आप 2 लाख की सिक्योरिटी देते हैं और आपको पहले राउंड में अलॉटमेंट हो जाती है, तो वो सिक्योरिटी आपकी फॉरफिटेड हो जाती है। दोबारा राउंड में अपेयर होने के लिए फिर से आपको 2 लाख की सिक्योरिटी देनी है। तो ये सारी चीज़ें की कम्बिनेशन आप काउंसलर को हायर करते हैं, तो ये बेनिफिट्स होता है कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कितने राज्य में हम अप्लाई करें और कितना कम से कम पैसा लगे, क्योंकि आपका 6 से 8 महीने के लिए पैसे फंस जाते हैं। अच्छा, झारखंड में ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, झारखंड में तो काफ़ी कम है, फिर भी क्या ऑप्शंस हैं? झारखंड में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस 2 ही हैं। एक तो टाटा मणिपाल है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें ऐसा है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के भी सीट्स हैं, 25 सीट्स, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग 25 सीट में डिवाइड है, और जो बाकी सीटें रिमेनिंग है वो ऑल इंडिया बच्चों के लिए ओपन है। और दूसरा है चंद्रवंशी जी मेडिकल कॉलेज जो गढ़वा में खुला है, तो उसमें क्या है, वो भी प्राइवेट कॉलेज है, उसका भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। लास्ट ईयर का कॉलेज है, 2021 में स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसके लिए अब बहुत अच्छा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अभी झारखंड में भी 2 प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट हो गया है। इनका बजट कैसा राउंड? इनका बजट आप अगर झारखंड स्टेट की आप लेके चलें, टाटा मणिपाल वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज होगा झारखंड में प्राइवेट कॉलेज, तो इनका बजट स्टेट सब्सिडी देती है तो उनका फ़ी कम होता है, हर कैटेगरी वाइज अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो लास्ट ईयर हमने देखा था जो गढ़वा में चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज है, इसमें ऐसा है कि इनका फ़ी सबके लिए कॉमन है, ऑल इंडिया ओपन है, चाहे स्टेट का बच्चा हो या बाहर का बच्चा हो, ओपन सीट्स हैं, उनका फ़ी भी सेम है। और जो दूसरे राज्य हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ के बच्चे तो बिहार, उत्तर प्रदेश या बंगाल जाना चाहते हैं, इन राज्यों में कैसे होती है? इन राज्यों में भी स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी DGME इसकी काउंसलिंग करती है, यूपी DGME काउंसलिंग करती है। उसमें क्या है कि प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी सीटें हैं और कुछ वहाँ पे माइनॉरिटी कॉलेज भी हैं, उनकी सीटें पूरी ओपन सीट्स हैं, पूरे इंडिया के कहीं के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम चीज़ बिहार में भी है, बिहार में भी ऐसा सीट्स है कि पूरा प्राइवेट कॉलेज की पूरी सीट ओपन है। आप कैटेगरी बेनिफिट सिर्फ नहीं ले सकते हो, वो स्टेट के बच्चे लेंगे, बाकी ऑल इंडिया ओपन है। और रह गई वेस्ट बंगाल की बात, तो वेस्ट बंगाल में जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके कुछ सीटें रिजर्व हैं वहाँ के स्टेट के लोकल बच्चों के लिए, बाकी सीटें ओपन हैं। तो जो स्टेट के लोकल बच्चे होते होंगे बंगाल में, उनके फी स्ट्रक्चर में जो बाहर बच्चे जाते हैं, बिल्कुल उनके फ़ी स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट तय करती है, वो फ़ी स्ट्रक्चर देना होता है, और जो बाकी सीट्स हैं वो ओपन सीट्स हैं तो वो महंगी होती है। अच्छा, वहाँ जनरली जब बच्चे तैयारी करते हैं तो जो माहौल बना हुआ है एजुकेशनल, उसमें है कि उनको कोई न कोई गाइडेंस चाहिए होता है, कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं अपनी पढ़ाई के अलावा भी। बिल्कुल एक बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो चाहता है कि अच्छे कॉलेज का एडमिशन हो जाए, जब वो 10th पास करता है, 10th से 12th के बीच का जो पीरियड है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन बातों पर फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल के बच्चे को 9th से ही पता लग जाता है कि हमें किस इंजीनियरिंग में या मेडिकल में कहाँ जाना है।
अगर मेडिकल के लिए प्लान करें तो सबसे पहले ये करना चाहिए 11th 12th के साथ साथ हम, चूँकि सब्जेक्ट सेम ही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड साथ में इंग्लिश भी पढ़नी होती है, तो अगर हम कोऑर्डिनेशन बिठा के चलें 10th से बच्चा अगर ये प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे, आप इसके लिए अगर अच्छे स्कूल्स में अगर अच्छी पढ़ाई है तो आप वहाँ लो, अदरवाइज ऑनलाइन काफ़ी आजकल फैसिलिटीज़ हो गई है जहाँ पे कि ऑनलाइन भी जा कर के आप सबसे पहले तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की पढ़ाई करें, फिर बाद में टेस्ट सीरीज़ लें, जिसमें काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलता है। जितना टाइम आप टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि बच्चा उतना अच्छा कर जाता है और बाद में फिर उनके स्कोर अच्छे हो जाते हैं। तो उनको प्लान करना चाहिए आफ्टर 10th, 11th 12th पूरी मेहनत करें, साथ में प्रिपरेशन करें, तो अपेयरिंग में बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, काउंसलिंग में क्या होता है कि जिन बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं जी, उनको तो फर्स्ट बार में ही मिल जाता अच्छा कॉलेज, तो वो ऑप्ट कर लेते हैं। जी, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मार्क्स कम है और लगता है कि नहीं इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता था, तो बच्चे वेट करते हैं कि नहीं ठीक है सेकेंड राउंड में भी जाएँ, थर्ड राउंड में भी जाएँ। जी, इस बीच में काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत जी, होती है। जी, जी। ये पूरा प्री काउंसलिंग पूरा कितने दिनों तक काउंसलिंग चलती है, कि धैर्य की कितनी ज़रूरत है, और क्या ऐसा भी होता है कि अगर हमने वेट ज़्यादा कर लिया और हमको फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा भी होता है जी, क्या? सबसे पहले तो ये होता है कि गवर्नमेंट जब काउंसलिंग स्टार्ट करती है तो लगभग ये 2 महीने का प्रोसेस चलता है, ऑल इंडिया और स्टेट मिला करके। तो बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं और आपका सीक्वेंस अरेंज नहीं अच्छा हुआ, आपने जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया उसमें अगर अच्छे से आपने कॉलेज का सीक्वेंस नहीं बनाया, तो अगर आपके स्कोर पे सपोज कि एग्जांपल आपको एम्स मिलना था और आपने अप्लाई कर दिया किसी स्टेट के उसके नीचे का कॉलेज, तो ऊपर के सीक्वेंस में, ऊपर के ऑर्डर में, तो आपको तो वो कॉलेज मिल गया, तो आपको बाद में पछताना होगा कि हमको एम्स मिलना चाहिए, मिल जाता, हम नहीं किए। तो वैसी स्थिति में क्या पहला राउंड फ्री एग्जिट भी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो आपको वेट करना चाहिए, या आप उस सीट को रिजर्व कर लें, ज्वाइन कर लें और आप उसके बाद चले जाएं, अपग्रेडेशन में चले जाएं। लेकिन अपग्रेडेशन का प्रोसेस आप एक बार कर सकते हैं, सभी राउंड्स मिला कि एक ही बार? पहले राउंड के बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं ऑल इंडिया में, उसके बाद अपग्रेड नहीं कर सकते आप। अच्छा, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों को भी बेनिफिट मिल जाता है जी, कुछ जी, एडमिशन जी। में, क्या मेडिकल कॉलेज में ऐसी सुविधा है? कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे गर्ल्स के लिए जो कॉलेज हैं, सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे में है, इनका क्या है कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व है, तो इनकी 100% जो भी सीट्स हैं वो सिर्फ फीमेल के लिए है। तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं, अभी तो स्टार्ट हो गया इंडिया में। लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है, उसमें भी MBBS की जो सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। अच्छा, जो जैसे अगर हम इसकी बात ना करेंगे, ठीक है, जी, हमारे यहाँ स्कोर काफ़ी अच्छा है, जी, हम 700 नंबर ला रहे हैं, जी, या जी, हम 700 से ऊपर के नंबर जी, चाहिए, या जी, 650 से जी, 720 के बीच के बच्चे जी, हैं। जी, जी, अगर हमारा मार्क्स कम है किसी वजह से, हम जी, नहीं कर पा रहे, हम चाहते हैं कि मेडिकल MBBS की पढ़ाई अच्छे से करके अच्छे डॉक्टर बन सकते जी, हैं, तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से प्राइवेट्स जी। जहाँ पे अप्रोच करना चाहिए, और क्या बजट होता है, किस बजट के लोग वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, क्या मार्क्स कम से कम, क्योंकि उसमें भी तो एक मार्क्स चाहिए, एक कट ऑफ चाहिए, डेफिनेटली। तो क्या कट ऑफ होता है? देखिए, अगर हम बात करें दोनों अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में चलें तो स्टेट वाइज अलग अलग हैं। जैसे मैं कम से कम 10 कॉलेज का नाम आपको बताता हूँ, जहाँ पे कि अगर प्राइवेट आप गवर्नमेंट से चूकते हैं, उस स्थिति में प्राइवेट कॉलेज बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकता है कम फी में। तो वैसे कॉलेज आपको कर्नाटका में चूज करनी चाहिए। कुछ कॉलेज छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में नंबर 1 में MS रमैया मेडिकल कॉलेज आता है, नंबर 2 में वहाँ आता है केम्पागौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको किम्स के नाम से भी जानते हैं, नंबर 3 में आता है वहाँ वैदेही इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर। उसके बाद नंबर 5 में आप ले सकते हैं JJM दावनगिरी। उसके बाद वहीं पर एक कॉलेज और है SS इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस दावनगिरी। देन आप जा सकते हैं मैंगलोर, फादर मुलर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर। उसके बाद आ सकते हैं MRMC गुलबर्गा। इतने सारे जो कॉलेजेस हैं, काफ़ी और भी कॉलेजेस हैं, तो ये कॉलेज का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज भी बेंगलोर में ही है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें नॉर्थ इंडिया में कहीं जाना है, वहाँ पे बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो वैसी स्थिति में आपको उत्तराखंड का भी रुख करना चाहिए। अगर बजट थोड़ा ज़्यादा है तो उत्तराखंड में आप 2 ऑप्शंस ले सकते हैं। हिमालयन मेडिकल कॉलेज, जिसको जॉली ग्रांट के नाम से भी जानते हैं, ये देहरादून में है, और दूसरा है गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज। और कुछ कॉलेजेस यूपी में भी अच्छे हैं, 4-5 कॉलेज तो जो हैं टॉप में हैं, जैसे SRMS है, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज बरेली हो गया। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर ग्रेटर नोएडा, जिसको शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस स्टेट में भी हैं जो अच्छे कॉलेज हैं। कई बच्चे जाते हैं DY पाटिल, मुंबई और पुणे। ये डिम्ड यूनिवर्सिटी हो गया। अगर डिम्ड यूनिवर्सिटी के रैंकिंग करे और बच्चे का अच्छा स्कोर है, जो गवर्नमेंट के साथ साथ पैरेलल चलता है, कुछ थोड़े अगर थोड़ा कम स्कोर है तो आप सेलेक्ट कर
सकते हैं। उसमें आपको मेरे ख्याल से जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उसमें आपको कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज मणिपाल को सेलेक्ट करना चाहिए, जिसको माहे के नाम से भी जानते हैं। उनका 3 कैंपस है, पहला कैंपस माहे, दूसरा मैंगलोर, तीसरा टाटा जमशेदपुर। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको डिम्ड में ही जाना है तो JSS मैसूर। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं JSS मैसूर के बाद आप कर्नाटका में सेलेक्ट कर सकते हैं SDU कोलार, चूँकि ट्यूशन फीस एंड एकेडमिक सब कुछ बैलेंस करना है तो। फिर KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज बेंगलोर है। और अगर हम बात करें KLE बेलगाम है, जिसको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम के नाम से भी जानते हैं, बेलगावी नाम हो गया। और महाराष्ट्र में सेलेक्ट करें तो नो डाउट DY पाटिल पुणे बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके साथ साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं भारतीय विद्यापीठ पुणे, प्रवारा लोनी, जिसको रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी के नाम से जानते हैं। इसके बाद है JLN वार्धा, जिसको दत्ता मेघा के नाम से जानते हैं, वार्धा वाला जो पुराना इंस्टीट्यूशन, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड, इसको आप महाराष्ट्र में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक पेरेंट जिसके बच्चे को काउंसलिंग में हिस्सा लेना है जी। वो कितने पैसे का इंतजाम करके रखे ताकि काउंसलिंग में अगर उसके वो 5-6 ऑप्शंस में जाता है तो उसके पास कितने पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को साथ में लेकर चलते हैं तो वहाँ पे 2 लाख रुपीज़ हो गया। स्टेट का अगर यूपी लेके चलते हैं तो वहाँ पे हो गया 2-4 लाख रुपए हो गया। अगर आप ऐसे 4-5 जगह पार्टिसिपेट करते हो तो 5 से 10 लाख के बीच आपको अरेंज करके रखना इतना चाहिए। पैसा रखना है, इतना रखना और चाहिए अगर सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए इसमें से पैसे रिफंडेबल भी होते जी, हैं? पूरे पैसे रिफंडेबल है। इसका 2 कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप सीट नहीं लेते हो तो मनी आपका फॉरफिटेड हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपको सीट मिल जाती है और सीट आप ऑप्ट कर लेते हो तो पैसे रिफंड आएंगे। सीट नहीं मिलती है तब भी आपके पैसे रिफंड आएंगे। इसमें वक्त लगता है 5-6 महीने? इसमें आपको 3 से 5 महीने लग जाते हैं रिफंड आने में। और जो बच्चे जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उन्हें फर्स्ट ईयर में मिनिमम क्या बजट होता है और मैक्सिमम क्या बजट होता है? ये प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अगर एकोमोडेशन को हटा दें तो मिनिमम साइड 40 लाख होगा, मैक्सिमम साइड तकरीबन हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। ये पूरे 4 साल का? 4.5 साल का, 4.5, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो 5 साल की फ़ी लेते हैं। तमिलनाडु में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो 5 ईयर्स की फ़ी लेती हैं। तो अब नॉर्मली आप देखेंगे तो मिनिमम जो कैपिंग है, जैसे अब अगर प्राइवेट कॉलेज में देखें तो 40 लाख का भी फ़ी अवेलेबल है टोटल 4.5 ईयर में। और ईयर वाइज में जाएँ तो आप 10 लाख से लेकर के और आप मान के चलें 26 लाख तक का ईयरली ट्यूशन फीस का कॉलेज, मतलब 10 लाख से 26 लाख रुपए हों तो प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं स्टेट्स के, जैसे यहाँ रिम्स है या फिर जो एम्स दिल्ली में है, एम्स पटना में, इन कॉलेज में क्या फीस स्ट्रक्चर होता है? जैसे गवर्नमेंट कॉलेज अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं। मिनिमम साइड आप 20,000 से लेके 2 लाख तक का आप मान सकते हो। हर स्टेट्स का अलग अलग है, तो उसमें कैटेगरी वाइज फिर फीस डिवाइड है। जनरल कैटेगरी के कुछ अलग फीस हैं, OBC EWS की अलग हैं, ST SC के अलग हैं। बट मिनिमम जो है फीस, अगर हम कैटेगरी वाइज चले तो 5,000 से लेकर 2.5 लाख तक आप मान के चल सकते हैं। ये पूरे कोर्स का? हाँ, साल का? हाँ, पूरे साल। नहीं, पूरे कोर्स का नहीं, ये साल का फीस होगा। कुछ महाराष्ट्र में ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फी ट्यूशन फी ज़्यादा है, तो आप मान के चलो कि मिनिमम 5,000 से लेके अब 2.5 लाख तक का फ़ी है। तो आप कैसे सेलेक्ट करते हो कॉलेज, उस पर डिपेंड करता है। तो ये ज़रूरी है कि कॉलेज क्या सिलेक्ट हमने किया है उसके बारे में जान लें, उसके फीस स्ट्रक्चर के बाद देख लें। कई फीस स्ट्रक्चर्स उनके वेबसाइट्स पे होते हैं। डेफिनेटली कॉलेज के वेबसाइट पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और जो काउंसलिंग मोड होता है जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हो उस टाइम जो कॉलेज के चॉइसेस जब डालते हैं आप, तो उसके साइड में भी उन साथ में वो एक्चुअली में वेबसाइट पे वो भी विजिबल होता है। आप देख सकते हो कि इनका ट्यूशन फ़ी क्या है। लेकिन कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं। सरकारी कॉलेज में ऐसा कोई हिडन चार्जेस नहीं होता है, ना कोई एक्स्ट्रा फ़ी होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको ये ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि कई हिडन चार्जेस हैं, वो पहले हम अपने वेबसाइट से पता कर लें, कॉलेज के वेबसाइट पे पता कर लें। जी, डेफिनेटली हम लोग, हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई कहाँ पे क्या है। वो हर साल 10 साल बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि क्या हिडन चार्ज होगा, ये होगा। तो आमतौर पर जैसे मान लीजिए कि मैं एक पेरेंट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या होना है, और मान ली मेरे बच्चे को अगर 300 नंबर आया या 350 नंबर आया है 720 में, और मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। तो अगर जिस बच्चे को 350 नंबर है, मान लीजिए 350 को बेस बनाकर चलें, तो फिर क्या काउंसलिंग करेंगे आप? उन्हें क्या ऑप्ट करने के लिए? जैसे देखिए, सबसे पहले तो जब आप आएंगे हमारे पास तो मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि इस आपका बजट पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक आइडियल बजट हम मानते हैं 60 से लेके 75 तक, अगर इसमें एकोमोडेशन इंक्लूड है, ये मैंने पैकेज टोटल बताया। अगर इसकी बात हम करें तो ऐसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको 350 मार्क्स पे सीट अवेलेबल है, तो आपको इस बजट में यहाँ पे सीट मिलेगा। तो मैं आपको प्लान बताऊँगा। अब डिपेंड ये करता है कि अगर आपका बजट कम है तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना होता है कॉलेज भी। अगर बजट अच्छा है
तो फिर बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अगर स्कोर भी कम है, बजट भी कम है, तो आपको कुछ ऐसे स्टेट में कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे, यूपी है, बिहार है, जहाँ पे कि लो बजट में सीट्स मिल जाती है। ठीक है, अब मेरे पास कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है काउंसलिंग को लेकर, लेकिन हम लोगों ने इतनी देर तक बातचीत की, कुछ वैसी बातें जो ज़रूरी हैं जो मैंने नहीं पूछा हो। जी, मैं डेफिनेटली सबसे पहले तो रिजल्ट पब्लिश होने के बाद हर पेरेंट्स को जिनका कि गवर्नमेंट में सीट मिलने लायक है, जैसे अगर किसी का स्कोर 590 प्लस है तो डेफिनेटली वो उम्मीद करके बैठे हैं कि हमें गवर्नमेंट मिलेगी। लेकिन अगर उसके बिलो मार्क्स है तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे आए तो सीट मिले, लेकिन गारंटी नहीं है। तो उस स्थिति में अगर आप प्राइवेट का प्लान करते हैं तो आपको बजट सबसे पहले बनाना चाहिए। उसके लिए आपको अगर मल्टीपल काउंसलिंग करनी है तो कुछ पैसे अरेंज करने होंगे, जो मैंने बताया 5 से 10 लाख के बीच होगा। ये पैसे आपको अरेंज करके रखने हैं। अब कितना काउंसलिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक पहला चीज़ है। दूसरा, आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस किस स्टेट को हम पार्टिसिपेट करेंगे और कौन सा बेहतर इंस्टीट्यूशन है, कहाँ हिडन चार्जेस नहीं है, कहाँ हिडन चार्जेस हैं, किनका हॉस्टल अच्छा है, किनका हॉस्पिटल अच्छा है, किसकी फैकल्टीज अच्छी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखते हुए एक कोऑर्डिनेशन बनाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा तो बड़ा शॉर्ट टाइम होता है हर स्टेट का, तो आपको हर वेबसाइट को एवरीडे चेक करना है किस वेबसाइट्स पे कौन सा एप्लीकेशन से स्टार्ट हुआ, और आप अप्लाई कीजिए। और साथ में आप जो कॉलेज चॉइस पहले बना रखे हैं तो आपको आसानी होगी उस टाइम चॉइस फिल करने में। तो एक बच्चा जब काउंसलर के पास जाता है तो चॉइस फिलिंग के लिए और फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स जनरली क्या चार्ज करते हैं बच्चों से? देखिए, अलग अलग काउंसलर अलग अलग चार्ज करते हैं, इसका कोई फीस फिक्स होता नहीं है। अब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन, अब कोई 25,000 भी ले सकता है, कोई 50,000 भी ले सकता है, कोई 1 लाख भी ले सकता है, कोई 2 लाख भी ले सकता है। ये डिपेंड अपॉन ऑन सिचुएशंस। तो नॉर्मली काउंसलर का कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट गाइडेंस नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि मैं मानता हूँ कि रिजनेबल चार्ज लेने चाहिए जो पेरेंट्स कोई भी अफोर्ड कर पाएँ ईजी वे में। तो अब क्या होता है कि कई काउंसलर ऐसा है कि उनको लगता है कि आप बड़े कॉलेज का चॉइस ले रहे हो और उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, तो चलो उन्होंने कुछ चार्ज ज़्यादा कर दिया कि 2 लाख भी कर दिया। अब कई काउंसलर ऐसे हैं कि अब मान लो आप यूपी और बिहार के कॉलेजेस ले रहे हैं और वहाँ आपका सिलेक्शन होता है, तो जो मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका चार्ज होता है। तो मिनिमम आप मान के चलो 25,000 हो सकता है, मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कोई भी काउंसलर डिमांड नहीं कर सकता। अब 1 ही मिनट है, लास्ट आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों को, पेरेंट्स? लास्ट में पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को सबसे पहले घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, बच्चों को भी पेशेंस रखना है और बड़ा बैलेंस होकर के काउंसलिंग करनी है, लिस्ट बनानी है और सब वेबसाइट को अपडेट्स देखते रहना है सबसे पहले, और कॉन्फिडेंस के साथ करना है। सीट मिले ना मिले किसी को पता नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली हम अच्छे से काउंसलिंग करेंगे और कोऑर्डिनेशन बिठा के करेंगे और पेशेंस रखेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा, और किसी वजह से अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है और आपके पेरेंट्स आपके लिए तैयार हैं, उनके पास बजट है, तो आपको कॉलेजेस के चुनाव में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप किसी अच्छे काउंसलर के पास हैं तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम को यहीं रोकने की इजाज़त दीजिए। आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं, आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिले, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने और इस देश का और अपना नाम रोशन करें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।